गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वेदांग शर्मा है और मैं आज आपको माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 इम्यूनिटी। उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हाइपर सेंसिटिविटी। तो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ रेफर्स टू एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम इन रेस्पॉन्स टू कंटिन्यूस और रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एन एंटीजन। यानी कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ना कुछ वर्क करता है। यदि वो वर्क कर रहा है, वो एबनॉर्मली करना स्टार्ट करे, यानी जो रिएक्शन कर रहा है इम्यून रिएक्शन वो एबनॉर्मल हो जाए, तो उसे ही हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन। यानी एलर्जिक कंडीशन में हाइपर सेंसिटिविटी ससेप्टिबिलिटी को बढ़ा देती है, यानी जो बॉडी की ससेप्टिबिलिटी है वो बढ़ जाती है एलर्जिक कंडीशन के टाइम पे। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कि हाइपर सेंसिटिविटी किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला होता है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरा होता है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। Hypersensitivity is a reaction which can be appear within minutes, are mediated by antibody and are immediate। यानी जो एंटीबॉडी से मीडिएटेड होती हैं वो इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं, जबकि जो दूसरे टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो सेल मीडिएटेड होती है। सेल मीडिएटेड यानी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइन कॉज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है कॉजेस के बेसिस पे। पहला होता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन, दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, तीसरा होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स और चौथा होता है सेल मीडिएटेड। इनमें से जो पहले 3 हैं यानी एनाफाइलेटिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये 3 इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यानी इनका मैकेनिज्म इमीडिएट होता है, और जो चौथी वाली होती है वो डिलेड टाइप की होती है। नेक्स्ट आता है तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनाफाइलेटिक रिएक्शन। एनाफाइलेटिक रिएक्शन क्या होता है? तो ये ह्यूमरल टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, दूसरा इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये पॉइंट बना के लिखने हैं, और ये अकर ड्यू टू IgE एंड मास्ट सेल। यानी ये जनरली IgE एंटीबॉडी आती है तब ये होती है और मास्ट सेल के ऊपर ये वर्क करती है। हेयर IgE फिक्स ऑन अ सरफेस ऑफ सेल, जनरली मास्ट सेल, and antigen combined with cell fix antibody lead to release of some chemical mediator और pharmacological substance। यानी कोई IgE एंटीबॉडी आई वो सेल पे बाइंड की, मास्ट सेल जनरली, और उसके बाद एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी और कुछ केमिकल मीडिएटर निकलवाएगी। केमिकल मीडिएटर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल मीडिएटर होता है। ये जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है वो एनाफाइलेटिक शॉक या एलर्जिक अस्थमा के केसेस में देखी जाती है, यानी ये हाइपर सेंसिटिविटी इस केस में देखी जाती है। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन दूसरे टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। ये ह्यूमरल टाइप की इम्यूनिट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यानी इसका मैकेनिज्म इमीडिएट टाइप का होता है। तीसरा हेयर एंटीबॉडी जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं हम, जैसे अटैक ऑन एंटीजन के ऊपर अटैक करता है, और एंटीजन का प्रेजेंट होगा कोई भी सेल के ऊपर और उसके बाइंड करती है, एंड इन रेस्पॉन्स टू इम्यूनोग्लोबुलिन डिस्ट्रॉय एंटीजन अलोंग विद सेल। यानी इसमें जो सेल के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है उसके पास एंटीबॉडी आएगी, एंटीजन को तो डिस्ट्रॉय करेगी, साथ ही साथ जो सेल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। इसका एग्जाम्पल है रिम्यूनेटिक फीवर। तीसरा आता है इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे ये नाम डिस्क्राइब कर रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहला ये वही ह्यूमरल टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसका मैकेनिज्म कौन सा होता है? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, यानी इमीडिएट मैकेनिज्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तीसरा होता है कॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। मैंने जैसे कहा था आपसे पहले इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब है एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ आएंगे, वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर अटैक करेंगे, तो इससे हम कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। हेयर एंटीबॉडी अटैक्ड ओवर एंटीजन बट नॉट डिस्ट्रॉय इट, इंस्टेड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद एंटीजन एंड अफेक्ट सेल ऑन विच एंटीजन प्रेजेंट। जिस पे एंटीजन प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय करेगी, उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ आके, जिसे हम इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये होता है रिम्यूनेटिक अर्थराइटिस के केस में। चौथा आता है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ये डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। दूसरा इसका मैकेनिज्म सेल मीडिएटेड होता है, और ये
इन्फेक्शन के जैसे जनरल हमको कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके रिस्पॉन्स में ये हाइपर सेंसिटिविटी आती है। इसमें ये सेल मीडिएटेड है। सेल मीडिएटेड मतलब इसमें 2 टाइप की सेल आएंगी, CD4+ सेल जिसे हम टी हेल्पर सेल बोलते हैं, और CD8+ सेल जिसे हम साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं, यानी टी लिम्फोसाइट्स। वो पर्टिकुलर हेयर सेल्स CD4+ एंड CD8+ पार्टिसिपेट ऑन प्लेस ऑफ एंटीबॉडी एंड डिस्ट्रॉय टिश्यू। इसमें जैसे ऊपर की 3 जो हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप थे उसमें एंटीबॉडी आ रही थी, बट इसमें ये सेल्स आएंगी और उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेंगे, टिश्यू या सेल्स को। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसका एक एग्जांपल होता है। अब एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि हाइपर सेंसिटिविटी के जो मैकेनिज्म है डिलेड और इमीडिएट, उनके बीच में डिफरेंस वो कई बार आया है, तो उसको हम देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। इट अपीयर्स एंड रिड्यूस रैपिडली, जैसा कि नाम बता रहा है, इमीडिएट यानी जल्दी से आए और जल्दी से निकल जाए बस। दूसरा पॉइंट है इंड्यूस बाय एंटीजन, एंटीजन की वजह से इंड्यूस होगा, ठीक है। हैप्टन बाय एनी रूट, यानी किसी भी रूट से हो सकता है एंटीजन की प्रेजेंस। चौथा होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन, इमीडिएट टाइप की है तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इसका मैकेनिज्म होगा। सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव ट्रांसफ़र वाया सीरम इज़ पॉसिबल, यानी जो सीरम होती है, हमारा ब्लड सीरम होता है, उसके थ्रू भी ये फैल सकती है। डिसेंसिटाइजेशन इज़ इजी बट शॉर्ट लिव्ड, इसका डिसेंसिटाइजेशन बहुत इजी होता है बट शॉर्ट लिव होता है, वो बहुत कम समय के लिए होता है। नेक्स्ट है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिले मतलब थोड़ा टाइम लेगी, यानी आने में भी टाइम लेगी, जाने में भी टाइम लेगी, ठीक है। अपीयर स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग। इंड्यूस बाय इन्फेक्शन, जैसे कि हमने बता ही दिया था, इन्फेक्शन से इंड्यूस होती है। हैप्टन बाय इन्फेक्शन और स्किन कांटेक्ट, नॉर्मली स्किन कांटेक्ट से भी ये फैल सकती है। इसका मैकेनिज्म होता है सेल मीडिएटेड। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसफ़र बाय लिम्फोसाइट, यानी जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं उनके वजह से इसका पैसिव ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका डिसेंसिटाइजेशन डिफ़िकल्ट होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। वही डिलेड है मतलब लॉन्ग लास्टिंग तो होगा, चाहे उसका आना हो या जाना हो। वैसे ही डिसेंसिटाइजेशन भी इसका लॉन्ग लास्टिंग होगा। मोनोन्यूक्लियर सेल कलेक्शन अराउंड ब्लड वेसल इज अकर, इसमें मोनोन्यूक्लियर सेल का कलेक्शन हो जाता है ब्लड वेसल के चारों तरफ। ये हो गया हमारा हाइपर सेंसिटिविटी। अब हम बात करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनाइजेशन। ये कई बार आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कोई भी डिजीज़ होती है इन्फेक्शियस डिजीज़, उसके अगेंस्ट यदि हम एक पर्सन को रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वैक्सीन स्टिमुलेट बॉडीज़ आउन इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट अ पर्सन। वैक्सीन एक ऐसे टाइप की कह सकते हैं कि एक ऐसा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय होस्ट अगेंस्ट एनी इंजरी, इन्फेक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जनरली हम छोटे थे तब समझते थे कि इम्यूनिटी का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमें मिलता है हमारी बॉडी से। बट ये इंजरी हो, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनके तीनों के अगेंस्ट जो भी रेजिस्टेंस हमारी बॉडी हमको ऑफर करती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। दिस रेजिस्टेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस। ओके, इम्यूनिटी। अब देखो इसका हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिससे इम्यूनिटी को एक अच्छी तरीके से याद रखा जा सके। इम्यूनिटी को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। और दूसरा होता है और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यानी जो जिसमें हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उसे एक्टिव कहते हैं, और पैसिव मतलब जिसमें हमारी बॉडी पार्टिसिपेट ना करे, यानी वो जो दूसरों से मिले। और जो चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव, दोनों को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। देखो इन्नेट का जो वर्ड मीनिंग क्या होता है, इन्नेट मतलब होता है बाय बर्थ, बस इतना याद रखना है, समझ में आ जाएगा। बेसिक इम्यूनिटी विच मे बी जेनेटिकली पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी हम कहते हैं ना वंशावली होती है, इनहेरिटेंस, यानी एक बीमारी दूसरे मतलब
जैसे कि डायबिटीज़ है तो शायद वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ सकती है। वैसे ही इन्नेट इम्यूनिटी होती है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। सच इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस आर पजेस बाय बर्थ। मैंने जैसे बताया था इन्नेट वर्ड मीनिंग क्या है इन्नेट का, बाय बर्थ। तो ऐसी इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस जो कि हमें जन्म से ही हमारे पास होता है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये लास्ट लाइन है, इट मे बी स्पेसिफिक। अब जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक भी होती है, नॉन स्पेसिफिक भी, जैसे कि हमने चार्ट में बताया था। तो ये स्पेसिफिक कब होगी? स्पेसिफिक होगी जब एक पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ ये या अगेंस्ट वर्क करे, एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करे, तब तो ये क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। और नॉन स्पेसिफिक कब होगी? जब जनरल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट वर्क करे तब। अब इन्नेट इम्यूनिटी को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला होता है स्पीशीज़ इम्यूनिटी। स्पीशीज़ यानी एक ऐसी स्पीशीज़, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक स्पीशीज़ हैं, तो जो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ शो यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ किसी भी एक स्पीशीज़ में तो उसके सभी मेंबर एक पैटर्न शो करेंगे कि इस पैटर्न में रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उस इम्यूनिटी के उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ। जैसे मीजल्स है और पोलियो है, तो पोलियो जितने भी ह्यूमन बींग्स में होगा सभी में एक पैटर्न ही फॉलो होगा इसमें। सेकंड है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी मतलब विद इन अ स्पीशीज डिफरेंट रेसेस सो डिफरेंट ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। यानी एक स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप की रेसेस होती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में बात करें तो निग्रो, जैसे जो साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो निग्रो कहलाते हैं, यानी उनमें मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा फैला हुआ होता है। दूसरा होता है एशियंस, जिसमें हम आते हैं। तीसरा होता है वाइट पीपल, जिसमें जनरली इंग्लैंड या फिर अमेरिका इनकी बात करें तो वो पीपल्स आते हैं। तो अब हम देखते हैं ये तो एक स्पीशीज़ हो गई ह्यूमन बींग्स, उसमें भी अलग अलग रेसेस हैं। तो निग्रोस के एशियन के कंपैरिजन में निग्रोस की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, और एशियन की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है किसके तौर पे देखें तो वाइट पीपल की सबसे कम होगी, फिर एशियंस की होगी, और फिर निग्रो की सबसे ज़्यादा होती है इम्यूनिटी एक रेस एक स्पीशीज़ में। तीसरा आता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी का मतलब होता है एक पर्सन की इम्यूनिटी। तो इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन शो वेरिएशन इन देयर रेस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, एक जो अकेला पर्सन होता है वो अलग अलग टाइप के पैटर्न शो कर सकता है इम्यूनिटी के, यानी वेरिएशन शो हो सकते हैं, नॉर्मल है। जैसे कि जो होमोजाइगस ट्विन्स हैं वो सिमिलर रेजिस्टेंस करते हैं। होमोजाइगस ट्विन्स यानी जो बर्थ के टाइम पे जो एक ही ओवम से 2 अलग अलग सेग्रीगेट हो गए हों, उन्हें हम होमोजाइगस ट्विन कहते हैं। वो एक सिमिलर टाइप का रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जबकि जो हेट्रोजाइगस ट्विन होते हैं वो नहीं करते सिमिलर रेजिस्टेंस पावर। उस हेट्रोजाइगस ट्विन्स का मतलब क्या होता है? 2 अलग अलग ओवम से अलग अलग बच्चे, और होमोजाइगस मतलब एक ही ओवम से 2 बच्चे आए, तो उसको हम होमोजाइगस ट्विन्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? सॉरी। तो जैसे एज है, एज बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, एज बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि टू एक्सट्रीम ऑफ लाइफ कैरी हाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल एंड, जैसे हम एक कर्व तैयार करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें हमें एक्सट्रीम मिलता है, मिड पॉइंट मिलता है, और फिर एक्सट्रीम मिलता है। एक्सट्रीम का मतलब है बर्थ और ओल्ड फेज, है ना। तो द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फीटस इज जनरली लो ड्यू टू इमेच्योर ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी अब जो फीटस है, यानी एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, वो उसकी भी ससेप्टिबिलिटी लो होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो मैच्योर नहीं होता है, इतना इमेच्योर होता है। जबकि जो ओल्ड पर्सन है उसकी भी ससेप्टिबिलिटी काफ़ी लो होती है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम की डिक्रीज़ होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का, वो जनरली धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड आता है जेंडर या सेक्स। नॉर्मल सी बात है, मेल की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। नेक्स्ट है हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से, जैसे कि कोई भी हार्मोन का डिसऑर्डर हो गया, जैसे इंसुलिन हार्मोन कम है तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी हमें। एड्रेनल ग्लैंड है वो डिसफंक्शन कर रही है तो भी हमें हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म जो भी होते हैं, अलग अलग जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर है उनकी वजह से ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन को अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं। न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, हमारी बॉडी वर्क किस वजह से करती है? जब हमारे पास न्यूट्रिशन होता है,
तो यदि न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी इतनी अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पाएगी। तो माल न्यूट्रिशन डिप्रेसेस ऑल टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज़ कर देता है, चाहे वो ह्यूमरल हो चाहे सेल मीडिएटेड हो। इस वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीजेस, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। अब ये इन्नेट इम्यूनिटी ही चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है फिजिकल फैक्टर, जैसे कि स्किन हो गई, टीयर हो गए, म्यूकस हो गए, ये फिजिकल फैक्टर है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर जैसे HCl है हमारे स्टोमक में, वो सीबेसियस सिक्रेशन है वो। तीसरा आता है साइटोटॉक्सिक बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, ये जनरली वायरसेस के अगेंस्ट वर्क करते हैं और इनका बेस्ट एग्जांपल होता है अल्फा इंटरफेरॉन में भी अल्फा इंटरफेरॉन। नेक्स्ट होता है सेलुलर बैरियर में N के सेल होती हैं, जैसे कि नेचुरल किलर सेल, मास्ट सेल, ये दोनों सेलुलर बैरियर में आते हैं। और पांचवा होता है इन्फ्लामेशन यानी कोई रिएक्शन हो जाना हमारे बॉडी में। और फीवर में भी हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे बैक्टीरिया या वायरस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब पहली पढ़ ली हमने इन्नेट इम्यूनिटी, जिसके हमने स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों देख लिया, उसके फैक्टर भी देख लिए कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, उसका मैकेनिज्म भी देख लिया। फिर आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ। हमारी जो लाइफ है कैरी ऑन हो रही है, उसमें हम जितना भी रेजिस्टेंस एक्वायर्ड करते हैं यानी दूसरों से प्राप्त करते हैं, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ नॉट इनहेरिटेड इन बॉडी, यानी ये इनहेरिटेड यानी दूसरों से मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर नहीं आया हुआ था, बट एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। इट इज़ स्पेसिफिक फॉर सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए स्पेसिफिक होता है, यानी स्पेसिफिक टाइप का होता है कि केवल एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करेगा। एक्वायर इम्यूनिटी अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो सकती है, अलग अलग बेसिस होते हैं उसके। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम के बेसिस पे, तो दो टाइप की होती है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है बीटा लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, और जो एंटीबॉडी हम जानते हैं प्लाज्मा सेल बनाती है, बस इतना। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो जो टी लिम्फोसाइट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। अब टी लिम्फोसाइट भी 4 टाइप की होती हैं, टी हेल्पर सेल हो गई, टी किलर सेल हो गई, टी सप्रेसर सेल हो गई और मेमोरी सेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क बाय इम्यून सिस्टम। वो कौन सा था? वो था मीडियम, किस मीडियम से, यानी चाहे बीटा लिम्फोसाइट वर्क कर रहा है या टी लिम्फोसाइट वर्क कर रहा है, इस बेसिस पे। और दूसरा होता है इम्यून सिस्टम क्या वर्क कर रहा है, तो उस इम्यून सिस्टम का कितना रोल है उसमें, तो उसके बेसिस पे 2 टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब मैंने क्या बताया था? एक्टिव का मतलब होता है कि हमारी बॉडी या फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इट इज़ रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय इम्यूनिटी एज रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। एक्टिव इम्यूनिटी इज आल्सो 2 टाइप। एक्टिव इम्यूनिटी को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, बताया था, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दिस एक्वायर्ड बाय आफ्टर वन इन्फेक्शन, यानी एक इन्फेक्शन होने के बाद जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो हमें कौन सी मिलती है? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। नेचुरल क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन से मिल रही है। दूसरा एक्टिव क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम में काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट करता है। और एक्वायर्ड क्यों? क्योंकि हमें ये पेरेंट्स से नहीं मिली है, यानी इनहेरिटेड नहीं है। दूसरा है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ये हमें वैक्सीन से मिलती है। वैक्सीन क्या करती है? आर्टिफिशियल होती है वैक्सीन, इस वजह से आर्टिफिशियल। एक्टिव क्यों? क्योंकि वैक्सीन में बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, जो भी होता है वो हमारी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है और उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम ही वर्क करता है, तो इस वजह से एक्टिव। एक्वायर्ड क्यों? क्योंकि ये हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिला है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट आती है पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे होस्ट और सब्जेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय Here host और सब्जेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी। यहाँ पे होस्ट और सब्जेक्ट होता है, उसको क्या दी जाती है? प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, यानी बनी बनाई एंटीबॉडी दे दी जाती है। अब बनी बनाई एंटीबॉडी दी जा रही है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम तो कोई वर्क कर नहीं रहा है,
तो इस वजह से इसे पैसिव बोला गया है। इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे IgG है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, वो क्या करती है, प्लेसेंटा क्रॉस करती है और फीटस में पहुंच जाती है, यानी मदर से फीटस में आ जाती है एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है। अब देखो नेचुरल तो है क्योंकि मदर से आ रही है, दूसरी पैसिव है ना। पैसिव का मतलब हमारा तो एंटीजन, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तो कुछ काम कर नहीं रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आती है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये मेडिकेशन से आती है, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी डालते हैं उससे आ जाती है, जिसे हम टॉक्सॉइड बोलते हैं। टॉक्सॉइड भी दो टाइप के होते हैं, टेटनस टॉक्सॉइड होता है ना, ऐसे करके होता है। और इसके एग्जांपल देखा जाए तो एंटीबैक्टीरियम सीरम भी होता है और एंटी सीरम भी, जिसे हम कहते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस। नॉर्मली ये जो इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन है वो तो आता ही है, पर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में अलग से डिफरेंस भी पूछा जाता है कई बार, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, प्रोड्यूस बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, है ना। होस्ट इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करता है, तो यानी ये ऐसी इम्यूनिटी है जिसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, होस्ट का इम्यून सिस्टम। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, रिसीव्ड पैसिवली बाय होस्ट के द्वारा पैसिवली रिसीव की जाती है। इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है। इंड्यूस बाय इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से इंड्यूस होती है। ड्यूरेबल होती है और इफेक्टिव भी होती है, शो स्लो इफेक्ट, इसका इफेक्ट थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट, इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो इनहेरिटेंस। देखो सीधी सी बात है, ये एक्वायर्ड के टाइप होते हैं तो इनहेरिटेंस तो होगा नहीं। सेल मीडिएटेड और इम्यूनल इम्यूनिटी दोनों पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। नेगेटिव फेस में अगर, नेगेटिव फेस का मतलब है नीचे भी जा सकती है, डाउन, मतलब जैसे कर्व ऐसे ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आ सकता है, नेगेटिव फेस, ओके। नॉट एप्लीकेबल टू इम्यून डेफिशिएंट होस्ट। अब क्यों, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इम्यून डेफिशिएंट होस्ट मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है जिसका इम्यून सिस्टम ही कम है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी से। हमने वैक्सीन डाली, उसकी इम्यूनिटी पावर ही कम है, तो वो उसको अफेक्ट कर देगी वैक्सीन, तो यानी हमने जो उसको बचाने के लिए डाला वो उसको मार रहा है, तो उसमें हम नहीं डाल सकते। पैसिव इम्यूनिटी मतलब जो दूसरों से मिले होंगे। रिसीव्ड पैसिवली बाय होस्ट, बिल्कुल। इम्यून सिस्टम शो नो पार्टिसिपेशन, इसमें इम्यून सिस्टम कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसमें प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी डाल दी जाती है या फिर IgG को लिया जाता है मदर से। कन्फर बाय इंट्रो ऑफ वैक्सीन, देखो कन्फर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, यानी वैक्सीन डाल दी तो भी हो सकता है, ठीक है। टेम्पररी और लेस इफेक्टिव, ये टेम्पररी होती है और लेस इफेक्टिव होती है। इमीडिएट इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी इमीडिएट इफेक्ट दिखाती है। नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। अब ये मे बी एक्वायर्ड बाय मदर। अब देखो इनहेरिटेड तो कोई सी भी नहीं होती, बट जैसे हम IgG की बात करें तो वो हमारी मदर से आ रहा है, तो देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है, बट एक्वायर्ड टाइप का है, ठीक है। और इसमें ह्यूमरल पार्टिसिपेशन होगा। ह्यूमरल पार्टिसिपेशन यानी एंटीबॉडी केवल, यानी सेल्स कोई सी भी नहीं आएंगी, चाहे वो T लिम्फोसाइट हो, है ना। नो नेगेटिव फेज, इसमें कोई नेगेटिव फेज नहीं आती। और एप्लीकेबल टू इम्यून डेफिशिएंट होस्ट, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम का कोई काम नहीं है, तो इम्यून डेफिशिएंट होस्ट को भी दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसमें बात करते हैं वैक्सीन। तो जनरली ऑल वैक्सीन आर काउंट अंडर आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल यानी दूसरों से मिल रही है, यानी हमें आर्टिफिशियल चीज़ों से मिल रही है। एक्टिव मतलब हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, एक्वायर्ड मतलब बाहर से दूसरों से मिल रही है, इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी। तो जनरली सभी वैक्सीन नहीं होती, बट जनरली ऑल वैक्सीन आर काउंट अंडर आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ओके। सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, तो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी सबसे पहली वैक्सीन। किसके खिलाफ, स्मॉल पॉक्स, एक ये पेंडेमिक थी, उसके खिलाफ बनाई थी। नेक्स्ट है वैक्सीन इज एन इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट गिवन डिजीजेज, ठीक है। वैक्सीन क्या होता है, एक इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो कि डिज़ाइन होता है, इस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो प्रोटेक्शन करे, कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ है उसके खिलाफ ही वर्क करे। अब जो वैक्सीन है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया होता है, मतलब कई सारे पार्टों में डिवाइड किया होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन।
प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव ऑर्गेनिज्म, यानी जो जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे प्रिपेयर्ड होती है, विच हैज़ लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू इंड्यूस डिजीजेज बट कैन शो माइल्ड सिम्टम। यानी हमने एक ऐसा वायरस या बैक्टीरिया लिया जो हमें कुछ डिजीज़ करता है, जैसे टीबी का बैक्टीरिया ले लिया हमने, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हमने ले लिया, वो एक टीबी कॉज कर सकता है, बट उसकी जो टॉक्सिसिटी हमने उसको इतना कम कर दिया कि वो हमारे अंदर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना उसके अगेंस्ट वर्क कर सकता है। तो हमने उसी को वैक्सीन में डाल दिया और फिर लगा दी। तो इससे क्या होगा, हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये क्या होगी, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप होगा ये। देयर आर सस्पेंशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिड्यूस वायरुलेंसी। ओके, अब इसके हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैक्सीन्स आती हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर। तो इसका एक ट्रिक है, बॉय क्राइम, जिनमें लड़के क्राइम करते हैं, ठीक है। तो बॉय में आ गया, बी मतलब BCG, ओ मतलब ओरल पोलियो, वाई मतलब येलो फीवर की जो वैक्सीन होती है, क्राइम मतलब सी मतलब चिकन पॉक्स, आर मतलब रूबेला, आई मतलब इन्फ्लुएंजा, एम मतलब मीजल्स या मम्स, है ना, दोनों ही वायरस से होती हैं, ई मतलब एंडेमिक टाइफाइड। एंडेमिक यानी एक स्पेसिफिक एरिया में फैला हुआ टाइफाइड, पेंडेमिक यानी सब जगह फैल गया। तो वो जैसे कोविड-19 है तो वो पेंडेमिक था। एंडेमिक यानी एक स्पेसिफिक रीजन, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में फैला है तो एंडेमिक हो गया। सेकंड बात करते हैं किल्ड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हमने क्या किया था, बैक्टीरिया की जो वायरुलेंसी है उसको डिक्रीज कर दिया था। किल्ड वैक्सीन में क्या करेंगे, हम बैक्टीरिया ही मार देंगे, इनएक्टिवेटेड फॉर्म होगी उसकी। प्रिपेयर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड बाय हीट और केमिकल। केमिकल कौन कौन से होते हैं, फिनोल, एल्कोहल, वायलेट और कुछ भी हो सकता है। जैसे फिनोल है, फिनोल क्या करेगा, उसकी सेल वॉल तोड़ देगा और अंदर डिस्ट्रॉय कर देगा पूरा। दे आर फास्टर एंड ईजियर बट लेसर इफेक्टिव। देखो किल्ड वैक्सीन होती है वो फास्ट काम करेगी, इजी भी होगी, क्योंकि देखो हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ करना तो है नहीं, पहले ही माइक्रोऑर्गेनिज्म में वो मरा हुआ है, उसको केवल एरेडिकेट करना है सेल से, हमारी बॉडी से, बस इतना सा काम है। लेकिन ये इफेक्ट कम करेगी, क्यों, क्योंकि जो मेमोरी है बनेगी हमारी वो कम टाइम के लिए बनेगी, जबकि जो लाइव वैक्सीन होती है वो अच्छे से इफ़ेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म जिंदा होता है, उसमें उसकी मूवमेंट कर रहा होता है। हाँ, ये अलग बात है कि वायरुलेंसी कम होती है उसकी। अब बात करते कौन कौन सी वैक्सीन इसके अंदर आती है। तो CR-PHD, CR मतलब आप जानते हैं CR नॉर्मली हमारी क्लास में होते हैं, तो CR ने PHD कर रखी है। C मतलब क्लोरेला, R मतलब रेबीज़, और देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। C मतलब क्लोरेला, R मतलब रेबीज़, P मतलब पोलियो, इंजेक्टेबल पोलियो, ठीक है, जो कि साक और सेवन ने मिलकर दी थी। तो साक ने इंजेक्टेबल पोलियो को बनाया था और ओरल पोलियो को सेवन ने बनाया था, ठीक है। H मतलब हेपेटाइटिस A और D मतलब डिप्थेरा, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो इसको हम कह सकते हैं इनके DPT वैक्सीन होती है। तीसरी होती है टॉक्सॉइड क्या होते हैं, दे आर एक्सोटॉक्सिन फ्रॉम सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच हैव ट्रीटेड टू रिमूव देयर टॉक्सिसिटी बट रिटेन एंटीजेनिसिटी। यानी ये एक्सोटॉक्सिन होते हैं ना बैक्टीरिया के, मतलब एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन, तो उसमें से जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया का निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन उसमें एंटीजेनिसिटी फिर भी बची हुई रहती है बैक्टीरिया के अंदर, और फिर उसको डाल दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, दो टाइप के टॉक्सॉइड होते हैं, टेटनस टॉक्सॉइड जिसे हम TT भी बोलते हैं, TT, और दूसरा होता है डिप्थेरा टॉक्सॉइड जिसे हम DT भी बोलते हैं, DT, ठीक है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे कंबाइन वैक्सीन का मतलब होता है दो वैक्सीन एक साथ कंबाइन हो गई हो, उसे कंबाइन वैक्सीन कहते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम वैक्सीन के जो हमने टाइप ऊपर लिखे थे उसको ये थोड़ा ऊपर लिखना था पहले। वैक्सीन के 4 टाइप हो गए, कौन कौन सी, कंबाइन वैक्सीन हो गई, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो गई, टॉक्सॉइड हो गया और किल्ड वैक्सीन हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे, ये कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन में डिफरेंस। लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो लाइव वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म पॉसेस करेगा, रेप्लिकेट इन बॉडी। देखो लाइव है तो वो रेप्लिकेट कर सकता है, रेप्लिकेट मतलब अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। रिक्वायर्ड सिंगल इम्यूनाइजेशन, इसमें सिंगल इम्यूनाइजेशन काफ़ी रहता है। और प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी, प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे टाइम तक इसमें इम्यूनिटी मिलती है।
पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर इंड्यूसिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये सुटेबल होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जनरेट करने में। और कॉन्ट्राडिक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इम्यूनोसप्रेसिव केस। अब देखो यार, इम्यूनोसप्रेसिव केस होगा, इम्यूनोसप्रेसिव यानी जब हमारा इम्यून सिस्टम डिक्रीज है, हमारी इम्यून सिस्टम की जो पावर है वो डिक्रीज हो गई हो, या फिर प्रेगनेंसी हो, तो उस वक्त फीटस को भी प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस वजह से उस वक्त ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, यानी कुछ अलग काम कर सकता है। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था, बॉय क्राइम, बॉय मतलब बी मतलब BCG, ओ मतलब ओरल पोलियो, और वाई मतलब येलो फीवर की वैक्सीन, सी मतलब अब क्लोरेला, ऐसे अलग अलग आप देख लेना, मैंने पहले बता रखा है। किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है? जो पजेस लाइव ऑर्गेनिज्म को लाइव ऑर्गेनिज्म नहीं, इसमें गलत लिखा है, यहाँ पे किल्ड आएगा, सॉरी, इस जगह किल्ड आएगा, किल्ड, ठीक है। तो ये इसमें किल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और डू नॉट रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता। देखो कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रोऑर्गेनिज्म मरा हुआ है तो वो रेप्लिकेट कैसे करेगा? रिक्वायर्ड रिपीटेड बूस्टर डोज टू अचीव प्रोटेक्टिव इम्यून स्टेटस। यदि हमें अच्छी तरीके से इम्यूनिटी रखनी है हमारी बॉडी में, तो इसके लिए बूस्टर डोज या फिर सेकेंड डोज लगती है, ठीक है। प्रोवाइड रिलेटिव लेस इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करवाएगा बट लाइव वैक्सीन के कंपैरिजन में कम इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। टिपिकली इंड्यूस ह्यूमरल इम्यूनिटी, AMI यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड लेस इफेक्टिव देन फॉर इंड्यूसिंग CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी जो ये किल्ड वैक्सीन होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी अच्छे से इंड्यूस करवा देती है, बट जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसको प्रोड्यूस करवाने में टाइम लेती है, मतलब उसको प्रोड्यूस अच्छी तरीके से नहीं कर पाती। कैन बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आल्सो इम्यून सप्रेसिव केस। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो बैक्टीरिया या वायरस होता है वो किल्ड फॉर्म में होता है। इसके एग्जांपल है इंजेक्टेबल पोलियो मैंने बता दिया था, है ना, और DPT यानी डिप्थेरा, पर्ट्यूसिस और टेटनस, और भी कई सारे इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस A की वैक्सीन हो गई, क्लोरेला हो गया, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या क्या होता है? NI प्रोग्राम, NI मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन रेंडर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम 6 किलर डिजीजेज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मम्स, रेबीज, पोलियो, टेटनस, डिप्थेरा, ETC, ठीक है। तो ये देखिएगा कि ये जो छः से ज़्यादा डिजीज़ हो गई, बट लेकिन ये स्टार्टिंग की जो 4-5 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, मीजल्स है, मम्स है, रेबीज़ है, पोलियो है। खासकर पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस ये तो बहुत किलर डिजीज़ थी, जिनकी वजह से पहले बहुत जान जाती थी। इस वजह से नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इन्हें शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी किस स्टेज में इम्यूनाइजेशन होता है और किस एज में होता है और किस एजेंट के वजह से होता है। जैसे इन्फेंट यानी जो बच्चा छोटा होता है तब 6 वीक पे लगता है DPT का वैक्सीन, 3 डोज लगती हैं उसकी, और IM लगता है यानी इंट्रामस्कुलर लगता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा होता है 9 मंथ में लगता है पोलियो और BCG का। पोलियो की 3 डोज होती है और BCG की 1 डोज लगती है। BCG किसके लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। पोलियो ओरल होता है, BCG ID होता है यानी इंट्राडर्मल होता है, ठीक है। और 9 to 12 मंथ में मीजल्स का लगता है, उसका 1 ही डोज लगता है, और SC लगता है, SC मतलब सबक्यूटेनियस, ओके। फिर बात करते हैं चिल्ड्रंस में देखा जाए तो 16 to 24 मंथ के बीच में लगता है। तो DPT का वैक्सीन लग गया और पोलियो का लगता है। DPT का भी 1 डोज लगता है और पोलियो का भी 1 डोज लगता है। DPT IM लगेगा और पोलियो ओरल लगेगा। जब वो बच्चा 5 से 6 साल का होता है तो उसके DT यानी डिप्थेरा, टॉक्सॉइड और टाइफॉइड की डोजेज लगती हैं। डिप्थेरा टॉक्सॉइड होता है वो IM लगता है इंट्रामस्कुलर, और जो टाइफॉइड की जो 2 डोज लगती हैं वो SC लगती हैं सबक्यूटेनियस में। फिर जब बच्चा 10 साल का होता है तो उसे TT की वैक्सीन लगती है यानी टेटनस, टॉक्सॉइड, और टाइफॉइड भी साथ में होता है। टॉक्सॉइड हमेशा IM लगते हैं, चाहे वो डिप्थेरा हो चाहे वो टेटनस का टॉक्सॉइड हो, और दोनों की 1-1 डोज लगती हैं बस। टाइफॉइड SC लगता है, इनिशियली 5 से 10 साल में उसको 2 डोज लगती हैं और बाद में उसको 1 डोज लगती है। जब 16 साल का बच्चा हो जाता है, जब 16 साल का एडल्ट
ही बोलेंगे इसको, एडोलसेंस की एज में आ जाता है, तब उसको टेटनस टॉक्साइड का वापस लगता है और टाइफॉइड भी का भी टीका लगता है, और दोनों एक एक डोज लगती है और IM और SC में लगता है रेस्पेक्टिवली। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें कि तो जब 16 से 36 वीक की प्रेगनेंसी होगी तब टेटनस टॉक्साइड लगेगा उसको एक, और कहाँ लगेगा, इंट्रामस्कुलर IM में लगता है, सॉरी। अब इसमें हम बात करते हैं कि जैसे BCG वैक्सीन है, DPT वैक्सीन है, BCG ट्यूबरकुलोसिस के लिए, TB के लिए, DPT डिप्थेरा पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए, और DPV मीजल्स वैक्सीन मीजल्स के लिए, TT टेटनस के लिए, DT डिप्थेरा के लिए, MMR मीजल्स मम्स और रुबेला, इन तीनों के लिए जो वैक्सीन्स होती हैं वो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वो तो था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, दूसरा आता है WHO इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब 1974 में WHO ने लॉन्च किया था EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, किसको प्रमोट करने के लिए, वर्ल्ड वाइड। अब देखो WHO एक वर्ल्ड वाइड संस्था है, तो वो क्या करेगी, पूरे वर्ल्ड में फैलाएगी। 6 वैक्सीन का एक मतलब एक पैकेज था जो कि तैयार किया गया था बच्चों के लिए, जो अलग अलग टाइम पे लगता था। बर्थ के टाइम पे 6 वीक, 10th वीक, 14th वीक और 9 मंथ। तो बर्थ के टाइम पे BCG और OPV का लगता था, OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, और हेपेटाइटिस B का भी लगता था। 6th वीक में DPT और पोलियो वैक्सीन, 10th में भी DPT ओरल पोलियो वैक्सीन, 14 में भी DPT और ओरल पोलियो वैक्सीन। 9th में जब बच्चा 9 महीने का हो जाता था तब क्या लगती है, उसकी मीजल्स और येलो फीवर की वैक्सीन्स लगती हैं। हेपेटाइटिस में भी आप देख लीजिएगा, दो शेड्यूल होते थे, है ना। अब इसमें फुल फॉर्म लिखी हुई है कि BCG है वो बैसिलस कैमेलाइट ग्रीमियम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर BCG याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। DPT डिप्थेरा पर्ट्यूसिस एंड टेटनस इंपॉर्टेंट है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। बस अब हम बात करेंगे कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है गाइज, हम एक वैक्सीन को तैयार करते हैं, अब वैक्सीन तैयार हुई है कहीं और हमको पहुंचाना है कहीं और, तो उसके लिए कोल्ड चेन इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, कोल्ड चेन रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर पॉइंट से और जहाँ पे यूज़ करना है उस पॉइंट पे पहुँचाने का जो ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे जहाँ पे वैक्सीन को स्टोर किया जाता है उसे हम कोल्ड चेन कहते हैं। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर यानी जहाँ मैन्युफैक्चर हुई, डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ पे, वैक्सीन डिपो जहाँ पे वैक्सीन आके रही, प्रोवाइडर ऑफिस यानी जल्दी जो मेडिकल शॉप्स होती हैं वो सारे प्रोवाइडर ऑफिस होते हैं, वहाँ से क्लाइंट तक पहुँचती है, तो ये कोल्ड चेन में आता है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर, हमने कहा था एक फिक्स टेम्परेचर होता है, तो कौन सा टेम्परेचर होता है, हमेशा टेम्परेचर की रेंज में बताना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कुछ ऐसे वैक्सीन होती हैं जिनको फ्रोजन फॉर्म में रखना पड़ता है, उनको -15 डिग्री सेल्सियस, माइनस लिखा हुआ है इसमें, तो -15 डिग्री सेल्सियस और लोअर पे भी रखा जाता है फ्रोजन वैक्सीन्स को। इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, वैक्सीन्स आर एक्सपेंसिव। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सिंपल सी बात है, वैक्सीन एक्सपेंसिव तो होती है, क्यों, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च होती है और फिर बनाई जाती है, तो ये एक्सपेंसिव तो होगी और शॉर्ट सप्लाई भी हो सकती है उनकी। लॉस ऑफ वैक्सीन में इंटरप्ट और कैंसिल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बिल्कुल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कैंसिल करा जा सकता है यदि वैक्सीन ही कम हुई तो। वैक्सीन आर सेंसिटिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच मे बी लेसर इफेक्टिव ऑन और डिस्ट्रॉय ऑन एक्सपोजर ऑफ टेम्परेचर। यदि उस फिक्स टेम्परेचर पर नहीं रखा हमने उस वैक्सीन को तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं और लेस इफेक्टिव भी हो सकती हैं, ठीक है। कोल्ड चेन मैनेजमेंट, हम देखते हैं कोल्ड चेन को मैनेज कैसे किया जाता है, तो ये इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, मैनेजिंग इक्विपमेंट्स और मैनेजिंग पीपल, ठीक है। अब रिकमेंडेशन फॉर कोल्ड चेन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, के कोल्ड चेन को कैसे मॉनिटर किया जाए और कैसे उसे मेंटेन किया जाए। तो पहला होता है वैक्सीन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, हम जब उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तब उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा होता है वैक्सीन इन रेफ्रिजरेटर, के रेफ्रिजरेटर में भी किस टेम्परेचर पे कौन सी वैक्सीन को रखना है। जैसे वैक्सीन शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर, मॉनिटर कंटेनर और इन
और इन इंसुलेटेड कंटेनर, यानी या तो रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए या फिर एक ऐसा कंटेनर जिसमें टेम्परेचर को हम मॉनिटर कर सकें या फिर उसको रेगुलेट कर सकें उसमें, या फिर इंसुलेटेड कंटेनर जिसमें हीट का जो बाहर का टेम्परेचर है उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, उस कंटेनर में रखना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन वैक्सीन इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी को मेंटेन रखने के लिए, इम्यूनोजेनिसिटी यानी वो जो वैक्सीन जो वर्क करेगी उसको इम्यूनोजेनिसिटी बोलते हैं। ठीक है, वैक्सीन इन रेफ्रिजरेटर, वैक्सीन आर स्टोर इन रेफ्रिजरेटर सो टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर मस्ट बी चेक ट्वाइस डेली, मतलब एक दिन में 2 बार चेक करना चाहिए जिस रेफ्रिजरेटर में हमने वैक्सीन को रखा है उसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डीप फ्रीज़र पोलियो वैक्सीन होती है, मम्स की वैक्सीन होती है और BCG की वैक्सीन होती है, उसको हम डीप फ्रिज करके रखते हैं। और जो रेफ्रिजरेटर है उसमें हम DPT और टाइफाइड की जो वैक्सीन है उसको रखते हैं। नेक्स्ट आता है इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस। इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस को ही इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, बस एक ये बड़ा टर्म है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शस डिजीजेज। ठीक है, इसका एम क्या है? टू इंक्रीज और इंड्यूस इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन आर्टिफिशियली अगेंस्ट नेचुरल इन्फेक्शन। जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट आर्टिफिशियली हम एक पर्सन की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जनरली लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन टॉक्साइड आर यूज फॉर दिस पर्पसेस। अब एजेंट क्या क्या होते हैं इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस के? वैक्सीन्स हो गई, इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडी हो गई, एंटी सीरम यानी एंटी सीरम। ऑल दीज एजेंट प्रोवाइड एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जितने भी एजेंट है वो एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, वैक्सीन्स आर एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें से जो वैक्सीन्स होती हैं वो एक्टिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और जो एंटी सीरम्स होती हैं वो पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं एक्सेप्ट IgG, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैक्सीन्स की कि कौन कौन सी वैक्सीन होती है, पूरे नाम दे रखे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटी सीरम, ये पूरा दे रखा है। अब हमें इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस में हमें 2 चीज़ और लिखनी है, ऐड करनी है, दैट इज़ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी जो हमने वैक्सीन जो पूरा चार्ट देखा था पहले वो, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाला चार्ट पूरा इसमें आएगा और वो हमने पीछे लिख रखा है तो हम उसे वापस रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं एंटीबॉडी के ऊपर। एंटीबॉडी से क्वेश्चन जनरली बहुत कम पूछा गया है, उसमें 2 क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, IgM और IgG में डिफरेंस। ओके, तो हम देख लेते हैं फिर भी यदि आ जाए तो। इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं इसको, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है और प्लाज्मा सेल इनको बनाती है। डेफिनेशन, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। डेफिनेशन में आते हैं, एंटीबॉडी कैन बी डिफाइंड एज अ ह्यूमरल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस इन सीरम और टिश्यू फ्लूइड इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये वाई शेप की होती है, ये 2 हैवी और 2 लाइट चेन से मिलकर बनी होती है। जो हैवी चेन होती है वो लॉन्गर होती है और जो लाइट चेन होती है वो शॉर्टर होती है। इसको एक फार्मूला होता है H2L2, उस फार्मूले से इसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है। दे आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, 2 heavy chain held together by disulfide bond and 1 heavy and 1 light chain are also held by डाइसल्फाइड बॉन्ड। यानी जो 2 हैवी चेन है वो दोनों एक दूसरे से किससे जुड़ी रहेंगी? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और जो एक हैवी और एक लाइट चेन है वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं IG, इम्यूनोग्लोबुलिन इज हेट्रोटेट्रामर। हेट्रोटेट्रामर यानी अलग अलग, और टेट्रामर यानी 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ, तो H2L2। ओके, ईच चेन कंटेन 2 रीजन, दो, चाहे वो लाइट चेन हो चाहे हैवी चेन हो, दोनों में 2 रीजन होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कांस्टेंट रीजन, दूसरा होता है वेरिएबल रीजन। ओके, कांस्टेंट रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या फंक्शन करेगा और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, ये हम किससे पता लगाते हैं? ये हम पता लगाते हैं कांस्टेंट रीजन से। जबकि जो वेरिएबल रीजन होता है वो उससे हम क्या पता लगाते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन एंड बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन, के एंटीबॉडी पे एंटीजन कहाँ बाइंड करेगा उसकी साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। क्लासिफिकेशन देखें 5 पार्टों में डिवाइड होती है, GAMDE। ओके, G मतलब IgG, A मतलब IgA, IgM, IgD, IgE। इम्यूनोग्लोबुलिन आर ऑफ 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन हैवी चेन। देखो हैवी चेन अलग अलग होती है सबकी, जैसे IgG की बात करें तो उसमें गामा चेन होती है, IgA की बात करें तो उसमें अल्फ़ा, IgM में म्यू, IgD में डेल्टा और IgE में एप्सिलॉन। सभी का जो फर्स्ट वर्ड है
जैसे बात करें जो जी है तो उसमें गामा है, ए है तो उसमें अल्फ़ा है, एम है तो उसमें म्यू है, डी है तो उसमें डेल्टा है, ई है तो उसमें एप्सिलॉन है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप उस सभी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं और जो लाइट चेन होती है वो सिमिलर होती है ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स में। जैसे कि IgG है तो उसमें जो दो H2L2 है तो दो लाइट चेन होगी और दो हैवी चेन होगी। तो जो दो लाइट चेन है वो या तो कप्पा होगी या लैम्डा होगी, बस ये दो ही टाइप की होती हैं और दोनों सेम होगी एक इम्यूनोग्लोबुलिन में। बात करते हैं IgG, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोवैलेंट होती है यानी एक ही वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन होता है यानी सीरम में ज़्यादातर यही प्रेजेंट होती है। मॉलिकुलर वेट होता है 1,50,000 है ना, एंड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 7s। इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इंट्रावेस्कुलरली और एक्स्ट्रावेस्कुलर, ओके, एंड कैन क्रॉस प्लासेंटा, बिल्कुल हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी। IgG अपीयर्स लेट बट लॉन्ग लास्टिंग, लेट अपीयर होगी बट लॉन्ग लास्टिंग होगी और परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन। IgA बाइवेलेंट होगी यानी दो बाई शेप के स्ट्रक्चर होंगे इसमें। सेकेंड मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। मॉलिकुलर वेट 1,60,000 होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसका भी 7s होता है। फाउंड इन सिक्रेशन ऑफ बॉडी लाइक कोलेस्ट्रम, टीयर, बाइल, सलाइवा, इन सब में प्रेजेंट होती है। IgA होती है वो आपका दो फॉर्म में होती है, सीरम IgA और सिक्रेटरी IgA, दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन बट एक्टिवली अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे, यानी कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट तो नहीं करती बट अल्टर जरूर करती है उसके पाथवे को, ठीक है। इट प्रमोट फैगोसाइटोसिस एंड इंट्रा सेलुलर किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। IgM पेंटावेलेंट होती है यानी इसमें 5 वाई शेप के स्ट्रक्चर होंगे। लार्जेस्ट होती है, देखो पेंटावेलेंट लार्जेस्ट है। आल्सो कॉल्ड एज मैक्रोग्लोबुलिन, बड़ी शेप की होती है, ठीक है। एंड इट्स मॉलिकुलर वेट इज अबाउट 9 लाख, ओके 9 लाख। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी इसका ज़्यादा होगा, 19s होता है इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एंड इट इज़ मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रावेस्कुलरली, जैसे कि हमने बात क्या की थी IgG, तो वो इंट्रावेस्कुलरली और एक्स्ट्रावेस्कुलरली दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, पर ये जो IgM होती है वो इंट्रावेस्कुलरली यानी इंट्रावेस्कुलरली ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है। IgM इज इजीली सिंथेसाइज इम्यूनोग्लोबुलिन, ये ईजीएस्ट यानी सबसे पहले यही बनती है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होती है और डिसअपीयर अर्लियर, हेंस इट्स प्रेजेंट इन सीरम शो रिसेंट इन्फेक्शन। यदि ये प्रेजेंट है, देखो ये जल्दी से बनती है, सबसे पहले बनती है, इसकी लाइफ कम होती है और डिसअपीयर भी जल्दी हो जाती है। तो यदि किसी इन्फेक्शन में हमने ब्लड को टेस्ट किया और उसमें हमको IgM मिल रही है तो इसका मतलब है कि अभी उसको रिसेंट ही इन्फेक्शन हुआ है। कैन नॉट क्रॉस प्लासेंटा, प्रेजेंस ऑफ IgM इन फीटस शो कंजेनाइटल इन्फेक्शन। देखो प्लेसेंटा तो क्रॉस कर नहीं सकती, लेकिन यदि फीटस में फिर भी IgM दिख रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसको कौन सा इन्फेक्शन है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन है। वेरी इफेक्टिव एंटीबॉडी इन एग्लूटिनेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, मोर एफिशिएंट देन IgG इन दीज रिएक्शन। अब देखो जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन है और जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है उसमें IgG से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या एफिशिएंट अच्छे तरीके से वर्क ये IgM करती है। IgM प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। IgD की बात करें तो ये मोनोवैलेंट होती है। इट इज़ रिजेंबल विद IgG इन स्ट्रक्चर, वो भी मोनोवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है तो रिजेंबल तो करेगी। मोस्टली इंट्रावेस्कुलर इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इंट्रावेस्कुलर होती है IgM की तरह। मॉलिकुलर वेट 1,80,000 होता है और जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है इसका भी 7s होता है। जनरली वर्क अगेंस्ट ब्लड इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है। IgE इंपॉर्टेंट, मोनोवैलेंट होती है, ठीक है। मॉलिकुलर वेट 1,90,000 के आसपास होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी 8s होता है। प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, ये भी रिजेंबल करेगी, क्यों? क्योंकि IgG के साथ, क्यों? क्योंकि मोनोवैलेंट है ये भी। ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन आर हीट स्टेबल, सभी हीट स्टेबल होती है एक्सेप्ट दिस, ये हीट लेबाइल होती है यानी हीट करने पे ये अफेक्ट हो सकती है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। रेस्पॉन्सिबल फॉर एनाफाइलेटिक रिएक्शन एंड अस्थमा, ओके। रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स,
रोल क्या क्या होते हैं, जैसे 5 टाइप की एंटीबॉडी हो गई तो GAMDE है ना, तो इनके रोल क्या क्या होते हैं। जैसे IgG होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। IgA क्या करेगा, बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा। IgM बॉडी स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करेगा, ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करेगा। और IgE होता है वो मेडिकेट रीएजन हाइपर सेंसिटिविटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसके रोल्स होते हैं।